बैटरी एक्चुअली एक या एक से ज़्यादा सेल का कॉम्बिनेशन हो सकती है जो सीरीज़ में कनेक्ट होंगे। तो हम सेल को एक के बाद एक कनेक्ट करते जाए सीरीज़ में, तो वो बैटरी बन जाती है, बड़ी बैटरी। जैसे अगर हम मोटर बाइक में यूज़ करें तो हम 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी यूज़ करते हैं, और कार्स में 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ करते हैं। होती सब वही लेड स्टोरेज बैटरी है। तो हम कॉम्बिनेशन बढ़ाते चले जाते हैं, सीरीज़ में लगाते जाते हैं। तो हेयर इट इज़ मेंशन अ बैटरी इट मे हैव वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज। और बैटरी से होता क्या है, बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करेगी? जो बैटरी होती है उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो वहाँ जो केमिकल रिडॉक्स रिएक्शंस होती है उससे कुछ एनर्जी जनरेट होती है, यानी जिसको हम केमिकल एनर्जी कहेंगे। और यही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर ली जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन जो हम बैटरी का इस्तेमाल करें वो एफिशिएंट होनी चाहिए, लाइट इन वेट होनी चाहिए, उससे जो पोटेंशियल मिले वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम जिस डिवाइस के साथ उसको अटैच करेंगे वो डिवाइस ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर वही पॉइंट मेंशन है, अ सेल दैट वी यूज़ एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है वो इज़ बेसिकली अ गैल्वेनिक सेल, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वेयर द केमिकल एनर्जी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे यहाँ हमने लिखा है, is converted into electrical energy. However, for the battery to be of practical use, it should be reasonably light, compact, and its voltage should not vary. Vary मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, VARY, vary appreciably during its use। और यहाँ दो टाइप की बैटरी की बात की गई है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी वो होती हैं जो चार्जेबल नहीं होती, और सेकेंडरी वो होती हैं जो चार्जेबल होती हैं। तो हम पहले प्राइमरी बैटरी के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद रखना है और उनके अंदर होने वाली रिडॉक्स रिएक्शन याद रखनी है, दैट्स इट। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। प्राइमरी बैटरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्राइमरी बैटरी, जिसको हम ड्राई सेल भी बोलते हैं या लेक्लेंशिया सेल भी बोलते हैं, तो ये है हमारे पास ड्राई सेल या फिर लेक्लेंशिया सेल भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। और ये बैटरी, प्राइमरी बैटरी, जैसे हमने बताया कि चार्जेबल नहीं होती, नॉन चार्जेबल, नॉन चार्जेबल, चार्जेबल नहीं होती। तो कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद ये क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, फिर काम नहीं करती। और ये रहा लेक्लेंशिया सेल आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवरर, और जिसको हम कॉमनली ट्रांजिस्टर या जो वॉल क्लॉक होती है उसमें यूज़ करते हैं। द प्राइमरी बैटरी, द रिएक्शन अकर ओनली वंस, एक बार होंगी, एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। और इनको हम ड्राई सेल भी कहते हैं या फिर लेक्लेंशिया सेल भी बोल देते हैं, लेक्लेंशिया आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवरर। तो बहुत सिंपल सी बैटरी है। इस बैटरी में हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर होता है जो जिंक का बना होता है। ऐसा एक कंटेनर होता है जो जिंक का बना होता है, और बीच में हम यहाँ पर एक कार्बन की रॉड डाल देते हैं, राइट, एंड इट इज हैविंग अ सर्टेन पार्टीशन।
इस टाइप का एक पार्टीशन भी होता है, राइट। और ये रही हमारी बैटरी, ऊपर यहाँ एक कैप लगा होता है इस टाइप से, आप लोगों ने देखे ही होगा बैटरी इस टाइप की, तो ये यहाँ कैप लगा देते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये जिंक का बना होता है जो एनोड का काम करता है, और ये ग्रेफाइट की रॉड होती है। अगर किसी ने तोड़कर देखा हो तो अंदर एक ब्लैक कलर की ग्रेफाइट रॉड मिलेगी जो कैथोड का काम करती है। कैथोड पर रिडक्शन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो एनोड पर चार्ज नेगेटिव और कैथोड पर चार्ज पॉजिटिव। और यहाँ पर हम एक लेयर डालते हैं MnO2 की, और यहाँ हमारे पास पेस्ट होता है ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड का। तो ये तो इसका हुआ कंस्ट्रक्शन। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है? वर्किंग अगले पेज से शुरू हो जाती है। द सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर, जैसा आपको बता दिया अभी, ओके, एंड ऑल्सो एक्ट एज एनोड, एंड द कैथोड इज अ कार्बन ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय द पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 बताया था अभी आपको। ये कॉम्प्लिकेटेड सा है थोड़ा सा, इसलिए हमने सिंपल स्ट्रक्चर बता दिया आपको। द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिल्ड विद द मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। जैसा आप प्रीवियस पेज पर देख सकते हो, हमने लिखा था पेस्ट ऑफ ZnCl2 एंड अमोनियम क्लोराइड, राइट। द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स बट दे आर रिटन अप्रॉक्सीमेटली एज फॉलोज। सिंपल रिएक्शन है, और सिंपल रिएक्शन में क्या होगा कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, बेसिकली जो एनोड है, वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, जिंक आयन बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यही 2 इलेक्ट्रॉन MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड जो यहाँ बीच में हमने फिल किया हुआ था, प्रीवियस डायग्राम में हमने बताया, यहाँ पर MnO2 फिल था, ये रहा, ठीक है। ये पूरा इसके बीच की लेयर दिखा दिया। MnO2 अमोनियम आयन के साथ कंबाइन हो जाते हैं बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू MnOOH प्लस में अमोनिया, ये मिलता है, राइट। अब इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 0 से +2, यानी ये हो गया ऑक्सीडेशन, एनोड हो गया, और यहाँ पर है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये हो गई +3, क्योंकि ये -2 और ये -1, ओवरऑल 0, तो ये हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ हो गया रिडक्शन। सिंपल। लेकिन इसमें क्या जनरेट होता रहता है? अमोनिया। अब अमोनिया तो गैस है, अगर अमोनिया गैस है तो अमोनिया क्या करती है, जो निकलती है, अगर गैस ज़्यादा बन जाएगी तो ये बस्ट कर सकता है, तो इमीडिएटली जिंक आयन के साथ कंबाइन करती रहती है, और जिंक आयन के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है इस टाइप से, और ये कॉम्प्लेक्स अमोनिया गैस को गैस फॉर्म में नहीं रहने देता, जैसे हम नेक्स्ट पेज पर दिखा सकते हैं। इन दिस रिएक्शन एट कैथोड द मैग्नीज इज reduced from +4 oxidation state to +3. Ammonia produced in the reaction form a complex with zinc ion to form this complex. और इससे जो पोटेंशियल मिलता है वो 1.5 वोल्ट की बैटरी, जिसको हम बोलते हैं 1.5 वोल्ट बैटरी। जब आप शॉपकीपर से मांगते तो पूछता है AA AAA चाहिए, तो हम AA बोलते हैं, वो 1.5 वोल्ट की बैटरी है जो हम वॉल क्लॉक में लगा देते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने पिछले पेज पर दिखा दिया, बहुत सिंपल सा है, कोई टफ नहीं है, राइट। अब दूसरा सेल आता है हमारे पास, दूसरा सेल आना था, ये क्या है, हाँ, तो दूसरा सेल है हमारे पास मरकरी सेल, ये रहा, ये रही हेडिंग, ये रहा हमारे पास मरकरी सेल का कंस्ट्रक्शन, जिसको हम बटन सेल्स भी बोलते हैं, और ये मरकरी सेल को हम रूबिन मैलोरी सेल भी बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं रूबिन मैलोरी सेल भी बोलते हैं। अब इतना सारा हमने एक पेज पर ले लिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि इसमें हमें मेन रिएक्शंस को देखना है। एक अगर हम यहाँ डायग्राम को और बना दे तो आपने देखा होगा कि ये इस टाइप का बटन शेप में होता है, ऐसे गोल सा, राइट, और यहाँ इसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। चलिए इलेक्ट्रोड का कलर बदल देते हैं, ये हमने बदल दिया इलेक्ट्रोड का कलर, ये हो गया हमारे पास, और ये यहाँ ऊपर एक छोटी बड़ी सी कैप लगा देते हैं, और ये हो गया हमारे पास कार्बन, ये हो गया कार्बन,
का कैथोड, कार्बन कैथोड। और ये रही जिंक का कंटेनर, जिंक एनोड, राइट। और यहाँ पर हम बीच में पेस्ट भर देते हैं, वो होता है KOH का, एंड द मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ जिंक मरकरी एमलगम एज एनोड, जिंक मरकरी एमलगम, तो ये जिंक और मरकरी के साथ एमलगम का एनोड बना देंगे, एंड पेस्ट ऑफ HgO, ठीक है। तो कार्बन एज अ कैथोड, ये रहा कार्बन एज अ कैथोड, ये रहा, देखो। तो कंस्ट्रक्शन पर ही आपको मेन फोकस करना है और रिएक्शन पर। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO HgO, ठीक है। HgO होता है, जिंक ऑक्साइड होता है इसके अंदर। द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर ऑफ फॉलोइंग। अब इसमें जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक अमलगम का इलेक्ट्रोड है, ये KOH के हाइड्रोक्साइड आयन से कंबाइन करता है और जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है, प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया ऑक्सीडेशन। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और यहाँ पहुँचकर हो गई +2। और जो कैथोड है, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो है एनोड। कैथोड पर जो हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड था, ये रहा पेस्ट, ये वाटर के साथ मिल जाता है। वाटर कहाँ बना, ये बना, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और मरकरी लिक्विड में बदल जाता है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। इस टाइप की रिएक्शन हो जाती है हमारे पास। रिएक्शन को पूरा लिखें तो ये हो गया। और अगर हम रिएक्शन को सम अप कर लें तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। वाटर कैंसिल आउट हो गए और 2 OH भी कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या हमारे पास, जिंक अमलगम प्योर स्टेट में, प्लस HgO सॉलिड स्टेट में, गिव्स यू द ZnO सॉलिड स्टेट में, प्लस मरकरी लिक्विड। अब अगर हम इसका E सेल लिखें तो E सेल आएगा हमारे पास E0 सेल -0.0591/2 log base 10। अब प्रोडक्ट साइड अगर हम लिखें, ये सॉलिड, ये प्योर लिक्विड, कंसंट्रेशन 1, ये प्योर और ये प्योर, कंसंट्रेशन 1, और log 1 की वैल्यू 0। मतलब सेल का जो पोटेंशियल है वो हमेशा E0 सेल के बराबर आएगा, और E0 सेल क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब ये हमारा सेल हमेशा एक कांस्टेंट करंट देता है, मतलब वीक नहीं पड़ता है। या तो सेल से पोटेंशियल मिलता रहेगा या सेल से पोटेंशियल बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब हमारी जो रिस्ट वॉच में अगर हमने ये सेल को इस्तेमाल किया है तो रिस्ट वॉच स्लो नहीं होती। रिस्ट वॉच क्या होती है, या तो सही टाइम देती है, एकदम रुक जाएगी। तो अब इससे हमें कांस्टेंट करंट मिलता रहेगा, वीक नहीं पड़ते। लेकिन जो हमारी वॉल क्लॉक है, जिसमें हमने प्राइमरी सेल लगाया था, ड्राई सेल या क्लेंचर सेल, वो धीरे धीरे वीक पड़ता है। तो पहले टाइम स्लो हो जाती है, फिर और स्लो होती है, फिर और स्लो होती है, 1 घंटा लेट, 2 घंटा लेट, 5 घंटा लेट, इस तरीके से वो सेल वीक पड़ता जाता है। और इससे जो हमें सेल पोटेंशियल मिलता है वो लगभग 1.35 वोल्ट का मिलता है। तो यहाँ आपको दोनों रिएक्शन दी हुई हैं, ये ओवरऑल रिएक्शन दे दी। द सेल पोटेंशियल इज approximately 1.5 volt and remain constant during its life, and overall reaction does not involve any ion in the solution whose concentration can change during its lifetime। तो इसमें कोई भी आयन, इस इक्वेशन में अगर हम देखें, नर्स इक्वेशन में कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए सेल का पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट आता है। तो बहुत टफ नहीं है, आसान सा है। आप लोग सिर्फ डायग्राम देखकर और इसकी एनोड और कैथोड पर फोकस करेंगे, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वोल्टाइक सेल। सेकेंडरी का मतलब हो गया ये चार्जेबल है, रिचार्ज कर सकते हैं। एक बार ख़त्म हो गया तो चार्ज कर लीजिए। जैसे घर में हमारे पास इन्वर्टर लगे होते हैं, या मोटर बाइक्स में या कार में बैटरी लगी होती है, तो जब कार चल रही होती है, मोटर बाइक चल रही होती है, चार्ज होते रहते हैं। इन्वर्टर बैटरी जो लगी होती है हमारे पास, उसमें भी बाहर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो पावर हाउस से आ रही है, उसकी हेल्प से ये क्या होता रहता है, चार्ज होता रहता है। जब लाइट चली जाएगी तो ये अपना काम शुरू कर देता है। और जब ये चार्ज हो रहा होगा तो तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल रही होगी। बाहर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल रही होगी। उस समय ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है, उस समय एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनता है। और जब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं तब इसके अंदर की केमिकल एनर्जी
केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही होती है, उस समय ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। उस समय ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं यानी डिस्चार्ज कर रहे हैं, जिसका हमारे पास मेन काम है, तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, और जब हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, उस समय ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, और उससे पहले जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसको हम लेड स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसका हम सिंपल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देंगे, कोई खास मुश्किल नहीं है। इज अ रिचार्ज बाय द पासिंग करंट थ्रू इट इन द अपोजिट डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। बाहर का पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल से ज़्यादा रखते हैं, तो चार्जिंग के समय ई एक्सटर्नल इज मोर देन ई सेल, और जब लाइट चली गई तो नेचुरली बाहर का पोटेंशियल ज़ीरो हो गया, यानी सेल का पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल से ज़्यादा होता है। Undergo the large number of discharging and charging cycle. A most important secondary cell is the lead storage battery, commonly used in the automobiles and the inverters. और यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसको हम नेक्स्ट पेज पर और सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद यहाँ की रिएक्शन दिखा देंगे। और सिंपल बैटरी क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन ऐसा है कुछ, ये एक बाहर प्लास्टिक का एबोनाइट का बना हुआ कंटेनर होता है, और इसमें हम ऑल्टरनेट प्लेट्स लगाते रहते हैं, एक लेड और एक लेड डाइऑक्साइड, एक लेड और एक लेड डाइऑक्साइड की। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बढ़ा बढ़ा करके, जैसे हमने शुरू में बताया था कि ये एक से ज़्यादा सेल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अब अगर हम इसको जोड़ दें और इनको जोड़ दें, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन पैरेलल में बनते चले जाते हैं। तो एक है हमारे पास यहाँ पर लेड Pb, और दूसरा है हमारे पास लेड डाइऑक्साइड PbO2, और इसको हम डिप करके रखते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। इस टाइप से हम इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में रखते हैं। ये हो गया हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 35% बाई वेट। और ये जो लेड है, लेड ये वाला, ये हमारा एनोड का काम करता है, मतलब ये होगा नेगेटिव टर्मिनल जो एनोड बनाएगा जहाँ ऑक्सीडेशन होगा, और लेड डाइऑक्साइड ये ग्रीन वाला ये काम करता है कैथोड का, जहाँ रिडक्शन होगा, राइट। और जो इनिशियल डेंसिटी होती है हमारे पास, जब हम इसको फुल्ली चार्ज कर लेते हैं इनिशियल डेंसिटी, तब ये लगभग 1.3 ग्राम पर सीसी होती है। इस तरीके का इसका एक कंस्ट्रक्शन है। प्रीवियस कंस्ट्रक्शन से देखें तो हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, कैथोड कहाँ है, एनोड कहाँ है, इतना सब कंस्ट्रक्शन नॉट, ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है। अब एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। जो हमारा एनोड है जहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन कराना है, वहाँ पर लेड सॉलिड, ये वाला लेड, ये सल्फेट आयन से कंबाइन करते हैं और PbSO4 में बदल जाते हैं बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हैं कि लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ 0, और यहाँ कितना हो गया +2। तो एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा, चार्ज नेगेटिव होगा। ये रहा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अब हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पर अगर हम देखें तो हमारे पास कैथोड है ये ग्रीन वाला, कैथोड पर रिडक्शन होगा, और ये PbO2 SO4 नेगेटिव और 4H+ आयन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करता है बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो लूज हुए थे, और कन्वर्ट हो जाता है PbSO4 + 2H2O। और आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो लेड +4 है और ये चला गया +2। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को समअप करें, समअप कर देते हैं पूरी रिएक्शन को, तो हमारे पास नेट इक्वेशन बन जाएगी, और नेट इक्वेशन में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को काट देते हैं, यहाँ से कट कर दिया,
राइट। पूरी रिएक्शन देखें तो हमारे पास है PbO2 प्लस Pb प्लस 2SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H प्लस, और प्रोडक्ट में बन जाएगा 2PbSO4 प्लस 2H2। और इस तरीके से हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता जा रहा है, ये देखिए। और जब यूज़ करते करते डेंसिटी फाइनल लगभग 1.2 ग्राम पर सीसी रह जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट की, तो सेल से पोटेंशियल मिलना बंद हो जाएगा आफ्टर यूज़। फिर हमें इसे चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम चार्ज करेंगे तो बाहर से पोटेंशियल लगाएंगे, एक्सटर्नल पोटेंशियल, और एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स जाने लगेगी। रिवर्स जाएगी तो दोनों रिएक्शन रिवर्स होंगी। PbSO4 will be reduced at the anode into the form of lead, and PbSO4 will be converted into PbO2 will be converted into PbO2। रिएक्शन रिवर्स आएगी, रिएक्शन पूरी रिवर्स हो जाएगी तो आपको फिर से लेड डाइऑक्साइड, लेड और सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएंगे। लेकिन कोई भी रिएक्शन 100% फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं होती, तो जब रिएक्शन बैकवर्ड आ रही होती है तो कुछ ना कुछ लेड सल्फेट बचा रह जाता है, और वाटर भी कुछ इवेपोरेट हो सकता है। इसीलिए कुछ समय तक, कुछ साल तक हम बैटरी को यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन कुछ लेड सल्फेट डिपॉजिट होता रहता है, और ये डिपॉजिट होता रहेगा तो पूरी रिएक्शन पीछे नहीं जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन पूरी नहीं मिलती, इसीलिए हमें उस समय इस बैटरी को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि NCERT क्या लिखती है। इट कंसिस्ट ऑफ लेड एनोड, ये रहा देखिए लेड एनोड, and grid of lead packed with the lead dioxide as cathode, ये रहा lead dioxide as cathode। the 38% overall, हमने यहाँ 35 लिखा है, 38% सल्फ्यूरिक एसिड टू सल्फ्यूरिक एसिड वेरी करती रहती है। ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सेल रिएक्शन ये रही एनोड की और ये रही कैथोड की। ओवरऑल रिएक्शन लेड डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, ये रहा 2H2SO4 gives you the PbSO4 plus 2H2O, ये रहा। ऑन चार्जिंग, जब हम चार्ज कर रहे हैं, मतलब ये स्टेप लगा है, the battery will reaction is reverse and PbSO4 on anode and cathode is converted into Pb and PbO2 respectively। पूरी रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती है। अब अगर हम यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लें तो लेड स्टोरेज बैटरी में 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, ये देखिए, बाय 2 moles of H2SO4, ये रहा 2 moles of H2SO4, 2H2SO4। तो 1 mole of electron will consume by the 1 mole of H2SO4। मतलब अब अगर हम equivalent weight of H2SO4 लिखें यहाँ, तो it should be m0 by 1, तो it is now 98। तो लेड स्टोरेज बैटरी में equivalent weight of sulfuric acid 98 आएगा, 49 नहीं आएगा। रीज़न भी आपके सामने है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं अब हम, और ये कोई ख़ास बैटरी तो है नहीं, कुछ खास इसका प्रोसेस भी नहीं दिया है, जिसको हम निकल कैडमियम बैटरी बोलते हैं, निकैड बैटरी भी बोल देते हैं इसको हम, निकल कैडमियम बैटरी और निकैड बैटरी। और ये भी हमारे पास कांस्टेंट करंट देती है, लगभग हमें इससे ई सेल मिलता है 1.4 वोल्ट का, राइट। मोबाइल बैटरीज जिसको हम बोलते हैं, ये भी चार्जेबल है। देखिए, अनदर इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द निकल कैडमियम, निकैड बैटरी भी बोलते हैं, विच हैज़ अ लॉन्गर लाइफ देन द लेड स्टोरेज बैटरी सेल, बट मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें निकल यूज़ हो रहा है और कैडमियम यूज़ हो रहा है, जो बहुत महंगी मेटल है टू मैन्युफैक्चर। वी शैल नॉट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ वर्किंग ऑफ द सेल एंड द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आर गिवन। तो आपको सिर्फ एनोड और कैथोड की रिएक्शन को याद रखना है। क्या है यहाँ, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 आ गया, यानी ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड जो नेगेटिव चार्ज होगा। और निकल यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है हमारे पास किस ऑक्सीडेशन स्टेट पर, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर, और ये चला गया यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर चला गया एज पर द NCERT। बट निकल हमें कभी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता नहीं, बट व्हाटसोएवर NCERT इज गिवन वी आर गोइंग टू राइट इट। हम यहाँ पर एनोड और कैथोड की रिएक्शन अलग लिख देते हैं, जिसमें हम निकल को
4 ऑक्सीडेशन स्टेट से लिखेंगे, बट एनसीईआरटी के हिसाब से आपको बोर्ड के पेपर में यही इक्वेशन लिखनी चाहिए, यही रिएक्शन लिखेंगे। तो होता क्या है, कैडमियम जो OH आयन है उससे कंबाइन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट KOH का डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या होता है, KOH। ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो हम भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। ये CdO में बदल जाता है, या फिर कहीं जगह आपको CdOH होल ट्वाइस भी मिलेगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स। और साथ में निकल डाइऑक्साइड NiO2, जिसमें निकल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ये वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है, इसके साथ जो वाटर मिलेंगे +H2, इसके साथ कंबाइन कर जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बदल जाता है NiOH होल ट्वाइस, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। ओवरऑल रिएक्शन को हम सम अप करें तो कैडमियम प्लस NiO2 प्लस 2H2O, वाटर रिएक्टेंट साइड है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट CdO या CdOH होल ट्वाइस, सॉलिड है, प्लस NiOH होल ट्वाइस। और अगर हम इसका E सेल लिखें तो वो E0 सेल के बराबर ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि -0.0591/2 log base 10। प्रोडक्ट साइड सॉलिड, रिएक्टेंट साइड सॉलिड एंड सॉलिड, वाटर लिक्विड सरप्लस है तो कंसंट्रेशन 1/1, वैल्यू 0, तो E सेल कितना हो गया, E0 सेल के बराबर। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। तो बहुत सिंपल सी बैटरी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं कंज्यूम करना है। नेक्स्ट सेल आता है हमारे पास फ्यूल सेल। ये रहा कंस्ट्रक्शन फ्यूल सेल का। अब इस सेल की ज़रूरत क्या है और इसका यूज़ क्या है। देखिए जी, फ्यूल सेल में थ्योरी भरी हुई है। जो एक इक्वेशन लिखनी है वो हम नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे। थ्योरी में क्या कहते हैं कि जो हमारे सेल हैं वो हमने एक बार यूज़ किया, फिर फेंक दिया, फिर यूज़ किया, फिर फेंक दिया। ठीक है, जो सेकेंडरी वोल्टाइक सेल हैं उनकी भी लाइफ होती है, लेकिन हमें उन्हें कंटिन्यूस चार्ज करते रहना पड़ता है। जो हमारा मोबाइल है उसको भी हम चार्जिंग में लगा कर रखते हैं, और डेड हो जाए तो हम फिर उसे चार्जिंग में लगा कर बैठ जाते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी भी इसी टाइप की है, अगर डिस्चार्ज कंप्लीट हो जाए तो हमें उसे चार्ज करना होगा। तो इन सब में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं उनको चार्ज करने के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें पावर हाउस से आ रही है। पावर हाउस में हम पानी को गर्म करते हैं। पानी को गर्म करने के लिए हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, लकड़ी जलाया, कोयला जलाया, पेट्रोल डीजल कुछ जलाया हमने, और उससे हमने एनर्जी निकाली। एनर्जी से पानी को उबाल लिया, बॉईल कर लिया, और जब हमने बॉईल कर लिया उससे तो स्टीम बनी। स्टीम को हमने टरबाइन के ऊपर डाल दिया, टरबाइन को रोटेट कराया, टरबाइन रोटेट होगी तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। मतलब उस समय हम फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास सेल हैं, ये इसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को यूज़ नहीं कर रहे। मतलब एक तो हमारे पास एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गया, और इसकी प्रोडक्ट भी देखना आप क्या मिलती है। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द थर्मल प्लांट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट मेथड एंड इट इज़ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इन सच प्लांट्स chemical energy, heat of combustion of fossil fuel, coal, gas is first used for converting the water into high pressure steam। जैसे मैंने बताया था आपको कि हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए पहले फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, उससे वाटर को गर्म करते हैं, वाटर की स्टीम बनती है, उस हाई प्रेशर को हम टरबाइन पर डालते हैं। दिस इज देन यूज टू रन द टरबाइन टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। वो 2 तरह की टरबाइन होती है, एक फ्रांसिस, एक कप्लान। ये सब आप लोग अगर बीटेक मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, अभी कुछ नहीं। तो टू नो द गैल्वेनिक सेल डायरेक्टली कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट्स हाई एफिशिएंट। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू मेक सच सेल इन विच रिएक्टेंट्स आर फेड कंटिन्यूसली टू द इलेक्ट्रोड्स। और ये हैं हमारे फ्यूल। इस केस में यहाँ कंटिन्यूस हम फीड कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर इधर लगा दो, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर इधर लगा दो, सिलेंडर खत्म हो जाए फिर लगा दो, फिर खत्म हो जाए फिर लगा दो, और आपको कंटिन्यूस एनर्जी मिलती रहेगी। एंड प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड कंटिन्यूसली। ये प्रोडक्ट है जिसको हम कंटिन्यूसली यहाँ से रिमूव करते रहते हैं। देखिए प्रोडक्ट क्या है, वाटर, और इसको तो हम पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे।
फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट कंपार्टमेंट। ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट कंपार्टमेंट, देखिए लिखा हुआ है। तो बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है इसका, और इसमें रिएक्शन क्या परफॉर्म होंगी, यहाँ हम फिल करके रखते हैं द NaH और द KOH। तो KOH का सॉल्यूशन होता है यहाँ, या NaH भी भर सकते हैं, और यहाँ हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, या तो प्लैटिनम या पैलेडियम। डिवाइडेड फॉर्म में होता है, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होता है। रिएक्शन बहुत सिंपल है। जो हाइड्रोजन है, ये एनोड लिखा है, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। ये 4 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव से कंबाइन करके 4H2O की फॉर्मेशन करती है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन गैस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में चली। और कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, कैथोड ये रहा, जहाँ ऑक्सीजन जो बन गया है वाटर, इससे कंबाइन होती है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करती है और बदल जाती है 4 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें, तो ओवरऑल रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से काट सकते हैं, 4OH को 4OH से काट सकते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन बनी 2H2 प्लस O2 गिव्स यू द 2H2। यहाँ 2 वाटर हैं या 4 वाटर हैं, तो हमारी रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बना, वाटर, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इस सेल की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 70% के आसपास एफिशिएंट है। लेकिन इसमें हम बहुत महंगी मेटल को कैटलिस्ट की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको हम यूज़ करते हैं स्पेस प्रोग्राम के लिए। इनको आसान नहीं है मेंटेन कर पाना। आजकल थोड़ा थोड़ा इन पर काम चल रहा है कि हम ऑटोमोबाइल्स में भी इनको यूज़ कर सकें, जिससे पॉल्यूशन का लेवल और कम हो जाए। गैल्वेनिक सेल दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन। तो इसमें फ्यूल क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है। मीथेन भी हो सकता है, मीथेनॉल भी हो सकता है। हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेबस क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है, आर कॉल्ड फ्यूल सेल। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल यूज इन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन with oxygen to form water. The cell are used for providing electrical power in the Apollo space program. अब जब एस्ट्रोनॉट जाएंगे वहाँ पर, तो पानी की कितनी बोतल लेकर जाएंगे, वाटर वहाँ बाई प्रोडक्ट बन रहा है इस सेल से। जैसे अभी हमने रिएक्शन लिखी थी, रिएक्शन क्या थी हमारे पास, ओवरऑल 2H2 प्लस O2 गिव्स यू द 2H2, और पानी बनता रहेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहेगी, और पानी को हम एस्ट्रोनॉट्स यूज़ करते रहेंगे। एफिशिएंसी भी अच्छी है इसकी। The water vapor produced during the reaction were condensed and add to the drinking water supply for the astronauts. In the cell, hydrogen and oxygen are bubbled through the porous carbon electrode into the concentrated aqueous sodium hydroxide। जैसा हमने बताया था, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले सकते हैं। कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और पैलेडियम, ये भी बताया था आपको, आर इनकॉर्पोरेटेड इन द इलेक्ट्रोड फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड। और ये 2 रिएक्शन हम बता चुके हैं। दिस रिएक्शन इज ओवरऑल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से हम, या इस प्रोसेस से हम वाटर वेपर को जनरेट करते रहते हैं। पोटेंशियल भी मिलेगा, वाटर वेपर भी मिलेंगी। पोटेंशियल भी काम का है और वाटर वेपर भी काम की है बाय द एस्ट्रोनॉट्स। फिर इसकी एफिशिएंसी के बारे में बताया गया। द सेल रन कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड। जैसे बताया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एक सिलेंडर खत्म हो जाए, नया सिलेंडर लगा दो, फिर आपको कंटिन्यूस बैठना नहीं पड़ेगा, आपको कंटिन्यूसली पोटेंशियल मिलता रहेगा। द फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70% कंपेयर टू द थर्मल प्लांट हुज एफिशिएंसी इज 40%। तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। देयर हैज़ बीन ट्रिमेंडस प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इलेक्ट्रोड मटेरियल्स, बेटर कैटलिस्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। इससे भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश हो रही है। These have been used in the automobiles as on experimental basis. Fuel cells are pollution free, क्योंकि इसमें कोई पॉल्यूशन है ही नहीं। पॉल्यूशन कैसे होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, वाटर बनाते चले जा रहे हैं। View of their future importance, a variety of fuel cells have been fabricated and tried. तो ये तो थियोरेटिकल पार्ट था, जिसमें इतना हिस्सा हमारी इंपॉर्टेंस का था, राइट। ये थे हमारे पास सभी के सभी फ्यूल सेल्स। Welcome to the channel Chemistry Wale Sir. You can download the app from App Store or Play Store. चलिए बच्चे, अब हम शुरू करते हैं
कोरोजन। कोरोजन का मतलब है कि अगर हमारी कोई पर्टिकुलर मेटल है तो धीरे धीरे डिटीरियोरेट हो जाए, उसके मेनली ऑक्साइड्स या अदर सॉल्ट्स में कन्वर्जन हो जाए, उसको हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन अगर आयरन की टर्म में है तो हम उसको रस्टिंग बोलते हैं, जंग लग जाना, रस्ट आ जाना। उसकी सरफेस पर कुछ ऑक्साइड या कुछ अदर सॉल्ट्स बन जाते हैं। जैसे अगर हम आयरन लेते हैं तो हमारे पास आयरन होता है Fe, आयरन होता है, और ये धीरे धीरे Fe2O3.XH2 में बदल जाता है। इसको हम बोलते हैं रस्ट। ये है रस्ट हमारे पास, और ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। रेडिश ब्राउन कलर की गैस सब्सटेंस होता है, गैस नहीं सब्सटेंस होता है, सॉलिड सब्सटेंस। तो अगर हमारे पास कोई भी मेटल है और ये मेटल अपने किसी ऑक्साइड में या किसी सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए, तब हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। तब हम इसको क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। और आयरन के केस में इसको हम रस्टिंग भी बोल देते हैं। चाहे तो हमारे पास आयरन हो, सिल्वर मेटल हो, या फिर कॉपर हो, या ब्रॉन्ज हो। आपने देखा होगा कि कॉपर या ब्रॉन्ज के जो सब्सटेंस है, यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, उनके ऊपर एक ब्लू कलर की लेयर बन जाती है। ये भी कोरोजन है। सिल्वर ऑक्साइड में बदल जाता है Ag2O में, एटमॉस्फेयर में, और सिल्वर ब्लैक कलर की हो जाती है। तो ये सभी के सभी क्या है? कोरोजन है। अपने अपने कंपाउंड में कन्वर्ट होते रहते हैं। लेकिन जो हमें सिलेबस में है सिर्फ रस्टिंग पढ़ना है। तो जैसा यहाँ पर मेंशन किया है, कोरोजन स्लोली कोट्स द सरफेस ऑफ मेटलिक ऑब्जेक्ट विद ऑक्साइड्स or other salts of the metal. The rusting of iron, tarnishing of silver, development of green coating on copper and the bronze are some of the example of corrosion. और इस corrosion से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। डैमेज क्या है? मेटलर्जी में हम पढ़ते हैं कि हम Fe2O3 से Fe बनाते हैं, और इसके लिए हमें पूरा ब्लास्ट फर्नेस, पूरा एक मेटलर्जिकल प्लांट बहुत बड़ा मिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर्स का लगाना पड़ता है, तब जाकर हम Fe2O3 से आयरन बनाते हैं। लेकिन जब आयरन से Fe2O3 बनता है तो ये अपने आप एटमॉस्फेयर में बदलता रहता है। तो हमारी जो बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर Fe2O3 से ओर से आयरन बनाया था, वो वापस ओर में कन्वर्ट होने लगता है। तो हमारा जो लगाया हुआ पैसा है वो बेकार हो जाता है। हमारा से मतलब गवर्नमेंट ने जो लगाया या जो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ ने लगाया है वो पैसा बेकार हो जाता है। दूसरा, आयरन का इस्तेमाल हम करते हैं बिल्डिंग बनाने में। सरिये लगाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स लगाते हैं, गर्डर्स लगाते हैं, एंगल आयरन्स लगाते हैं। वो सब भी धीरे धीरे कोरोड हो जाते हैं। हमने ब्रिजेस बनाए, ब्रिजेस में भी आयरन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो भी धीरे धीरे कोरोड होते हैं, रस्टिंग होती है उनमें, जिससे वो वीक पड़ जाते हैं। और इस तरीके से जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, बिल्डिंग में बनाई थी या ब्रिजेस बनाए थे, वो सब के सब वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो आयरन स्ट्रेंथ देता है वो रस्ट के कारण डिके कर जाता है। तो इट कॉजेज अ इनॉर्मस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिजेस, शिप्स and to all other objects made up of metal, especially that of iron. We lose crores of rupees every year on account of this corrosion. Right? तो ये तो था corrosion का ड्रॉबैक और corrosion है क्या। अब आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और corrosion को पढ़ते रहिए। In corrosion, a metal is oxidized by loss of electron to oxygen and formation of oxide. Corrosion of आयरन, कॉमनली नोन एज रस्टिंग, जैसा हमने बताया था, अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमारा जो मेटल है, स्पेशली आयरन, ये
आयरन के आयन में बदल जाता है और इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और यही दो इलेक्ट्रॉन या ये जो इलेक्ट्रॉन हमें मिले हैं ये ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं। तो आयरन गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और इसका नेचुरली E0OP पॉजिटिव होगा, तभी पॉसिबल है क्योंकि रस्टिंग तो हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस है, और यहाँ पर O2 नेगेटिव बन जाते हैं। इस तरीके से रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है हमारे पास, और नेचुरली इसका E0RP भी पॉजिटिव होगा। और अगर हम इन दो को मिलाएं तो एक सेल बन जाता है। क्या बन जाता है? सेल। और सेल का पोटेंशियल या E0 ऑफ सेल भी हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव। तो रस्टिंग इज बेसिकली अ सेल फॉर्मेशन। कैसा सेल? ये सेल बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कैसा सेल बनता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है, जिसमें आयरन ऑक्सीडाइज हो जाती है और ऑक्साइड रिड्यूस होते हैं। और ये ऑक्साइड खाली रिड्यूस नहीं होते, इन प्रेजेंस ऑफ H+ होते हैं। अब ये H+ कहाँ से आते हैं, इस पर भी ज़रा हम फोकस करते हैं। तो जो हमारा रेनी सीज़न होता है, जब रेन होती है, मॉइस्चर होता है, यानी वाटर होता है सरप्लस एटमॉस्फेयर में, और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये बदल जाता है H2CO3 में, कार्बोनिक एसिड में। और यहाँ से आपको मिल जाते हैं 2H+ और CO3 2 नेगेटिव। इन H+ आयन की प्रेजेंस में होती है। ऐसे तो एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चर है तो सल्फर डाइऑक्साइड भी थोड़ी बहुत अमाउंट में प्रेजेंट रहती है ड्यू टू द फॉसिल फ्यूल बर्निंग, सल्फर कंटेंट। तो जो रस्टिंग है, उस रस्टिंग के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास मेटल का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मेटल का ऑब्जेक्ट ये रहा, जैसे मेटल का ऑब्जेक्ट। आयरन की रस्टिंग की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होना चाहिए, और मेन तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन इसके अलावा कुछ हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड भी हो जाती है, कुछ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है इस प्रोसेस में, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है, और वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड में बदल जाती है H2CO3, जो एक वीक एसिड है, आपको सॉल्यूशन में या सरफेस पर H आयन प्रोवाइड करता है और कार्बोनेट आयन देता है। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया सल्फर डाइऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करती है और ये H2SO3 या ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2SO4 में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 2H+ आयन प्लस SO3 2 नेगेटिव। और जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये वाटर के साथ मिल जाते हैं और नाइट्रिक एसिड में बदल जाते हैं HNO3, और ये H+ आयन देता है और NO3 नेगेटिव देता है। तो बेसिकली ये जो H+ आयन आपको मिले हैं यहाँ पर, ये H+ आयन इस सरफेस के ऊपर अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर H+ आयन होंगे, यहीं पर हमारे पास ऑक्सीजन भी होगी, और H+ आयन और ऑक्सीजन मिलकर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं जो आयरन की सरफेस से मिले हैं आपको, ये वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आयरन है, यहाँ पर ये आयरन कन्वर्ट हो जाता है Fe+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। यही इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं। और ये जो मेटल है हमारे पास, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हर मेटल के अंदर इम्प्योरिटी होती है, और यही इम्प्योरिटीज़ कैथोड का काम करती हैं, और इस कैथोड पर ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है। तो अगर हाइपोथेटिकली माने कि हमारे पास 100% प्योर मेटल है, 100% प्योर मेटल है, तो उसमें रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ कैथोड का काम कर रही है। इम्प्योरिटीज़ ही नहीं है तो रस्टिंग नहीं होगी। जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पास ये दिल्ली में एक कुतुब मीनार के पास एक आयरन का पिलर है, वो ओपन एटमॉस्फेयर में कई सालों से पड़ा हुआ है, लेकिन उस आयरन पिलर में कोई रस्टिंग नहीं होती।
क्यों रस्टिंग नहीं होती उस आयरन प्लेयर में कभी भी रस्टिंग? इसलिए नहीं होती क्योंकि इट इज़ बिलीव्ड कि वो 100% प्योर आयरन है, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। देखिए पुराने टाइम पर भी इतनी स्ट्रॉन्ग मेटलर्जी थी कि उन्होंने 100% प्योर आयरन बना लिया। आज नहीं बना पाते हैं। 100% प्योर आयरन बनाया, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इसीलिए उसको ओपन एटमॉस्फेयर में भी रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कन्वर्ट नहीं होता है, रस्ट नहीं लगती है उसमें। अब हम यहाँ के प्रोसेस को देखें जो रिएक्शन में लिखा है, इसमें यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन है, ये क्या है आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो नेचुरली अगर हम इसके ई नॉट ओ पी को लिखेंगे तो ओ पी में हमारे पास होना चाहिए आयरन टू आयरन प्लस 2, और आयरन टू आयरन प्लस 2 का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, साइन बदल जाएगा। तो ये देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो आयरन से आयरन प्लस 2 में जाना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और जो अभी हमने आपको बताया है प्रीवियस स्लाइड में, वही बात यहाँ पर लिखी है। इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड एट एनोड, एनोड किसका है? आयरन का। एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू द मेटल एंड गो टू अनदर स्पॉट, दूसरा स्पॉट, वो स्पॉट जहां पर इम्प्योरिटीज है, एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन विच इज बिलीव्ड टू बी द अवेलेबल फ्रॉम कार्बोनिक एसिड। जो H प्लस आयन मिल रहे हैं वो कार्बोनिक एसिड से मिल रहे हैं, फॉर्म ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इनटू वाटर। Hydrogen ion in water may also be available due to the dissolution of other acidic oxide from the atmosphere। और वो other acidic oxide थे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राईऑक्साइड या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इनसे भी आपको H प्लस आयन मिलते रहेंगे। और यही H प्लस आयन कैथोडिक पार्ट पर आयरन से रिलीज्ड हुए इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? 2H2O में, 2H2O में। अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आप आयरन ऑक्सीजन का देख सकते हैं 0 और यहाँ हुआ -2, ये रिडक्शन हो गया। और इसका E नॉट आर भी, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू होती है 1.23 वोल्ट। तो ये भी स्पॉन्टेनियस हो गया, पॉजिटिव हो गया। और आयरन से आयरन प्लस 2 में जा रहा, ये भी क्या हो गया हमारे पास? स्पॉन्टेनियस हो गया। अगर हम इसको लिखें +2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका ई नॉट ओपी वो कितना वैल्यू हो गई? वो वैल्यू हो गई हमारे पास ई नॉट सेल वैल्यू, दोनों का एल्जेब्रिक सम आएगी, वो आएगी 1.67 वोल्ट। वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब हमारे पास सेल स्पॉन्टेनियस है। और इसीलिए हम इस रस्टिंग को बोलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और यही सारी रिएक्शंस आपको यहाँ पर मेंशन की है एनसीईआरटी के थ्रू। तो आयरन से Fe+2 का बनना, Fe+2 ये बन रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, और यही 2 इलेक्ट्रॉन इंटरनली कैथोड तक जा रहे हैं। और वो H प्लस आयन जो आपको कार्बोनिक एसिड से मिले थे या किसी और ऑक्साइड्स ऑफ एसिडिक ऑक्साइड से मिले थे, ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी हमारे पास रस्टिंग के लिए अगर हम देखें तो रस्टिंग में हमारे पास Fe+2 बना है, और रस्टिंग होता है Fe2O3 यानी आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है। तो ये जो Fe+2 है ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ मिल जाता है, और यहाँ पर इट कन्वर्टेड इनटू 2Fe2O3 और 8H प्लस आयन बनाता है। अब देखो इसी प्रोसेस में आपको 8H प्लस आयन मिल गए, और यही H प्लस आयन फिर से CO2 के ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसको वाटर में बदल देते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते रहते हैं? आयरन से आते रहते हैं। तो इस तरीके से, और ये जो Fe2O3 है, ये Fe2O3 ये वाटर के साथ मिलकर Fe2O3 पॉइंट XH2, 2H2O नहीं XH2O में बदलता है, विच इज़ अ रस्ट। अब ये जो रस्ट बना ये रेडिश ब्राउन कलर की सब्सटेंस होता है, रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड है, और ये रहा द फेरस आयन आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन to ferric ion which come out as rust in the form of hydrated ferric oxide and
विद फर्दर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन। H प्लस आयन बन रहे थे, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में भी दिखाया आपको, चाहे तो आप देख सकते हैं, ये रहे, राइट। इस रस्ट का जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि अगर एक बार किसी आयरन सरफेस पर कहीं पर भी रस्ट हो गई, यहाँ पर मान लो रस्ट हो गई है, तो रस्ट जैसे ही बनती है ये अपनी मेटल सरफेस को छोड़ देती है, और मेटल सरफेस को छोड़ेगी तो अब आपको कुछ ऐसा एक सरफेस मिल जाएगा, मतलब खाली, और रस्ट यहाँ से अलग हो जाती है, ऐसे ये अलग हो जाती है, फिर खाली जगह मिल गई आपको, मतलब अवेलेबल आयरन फिर मिल गया, और यहाँ पर फिर से रस्टिंग शुरू हो जाएगी इस तरीके से, और ये फिर अलग हो जाएगा, मतलब आपको धीरे धीरे आयरन क्या होता रहेगा, डिटीरियोरेट होता रहेगा, रस्टिंग होती रहेगी, ख़त्म होता रहेगा। ये बहुत बड़ा इसका एक डिसएडवांटेज मिल जाता है आपको। अब रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे करना है, ये सारा पैराग्राफ उसके बारे में दिया हुआ है। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करें कि हमारे पास आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम ऑयल, ग्रीस या एंटी रस्ट कोटिंग कर देते हैं, जैसे बिस्फिनॉल, ये रहा देखो, बिस्फिनॉल एंटी रस्टिंग है, इसके ऊपर आप ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, लेकिन ये सब टेम्परेरी है। पेंट लगा सकते हैं, पेंट थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रुकता है, जिससे कि इसका एटमॉस्फेयर के साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाए। एटमॉस्फेयर के साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा तो ये रस्टिंग में नहीं जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम इस पर, ये आयरन का ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ बिस्फिनॉल लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम कुछ ऐसी मेटल की कोटिंग कर दें जो एटमॉस्फेयर के साथ इसकी कांटेक्ट को ख़त्म कर दे, जैसे आपने मान लो यहाँ टिन की कोटिंग कर दी, एसन की कोटिंग कर दी, राइट। अगर हम जिंक की कोटिंग करते हैं या कोई और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की कोटिंग करते हैं, जैसे आपने मान लो यहाँ पर जिंक की कोटिंग कर दी, तो जिंक क्या है, अपना बलिदान दे देता है। बलिदान देने का मतलब है कि और जिंक बदल जाता है बेसिक जिंक कार्बोनेट। जिंक बदल जाता है किसमें, बेसिक जिंक कार्बोनेट में, और बेसिक जिंक कार्बोनेट ये रहा हमारे पास, और इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, इसने अपना बलिदान कर दिया। इसकी जगह आप और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेक्रीफाइस किया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, sacrificial electrode of another metal like this one which corrode itself, खुद करोड हो जाता है लेकिन ऑब्जेक्ट को बचा लेता है। तो इस तरीके से हम सेव कर सकते हैं अपनी मेटल को कोरोजन से, राइट।